हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि बहुत सारे बच्चों का एक लाइन से डिमांड था और लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को और फर्दर वन शॉर्ट रिवीजन के तौर पे पढ़ना चाहते थे। तो लेट्स बिगिन विद दैट टॉपिक। वी हैव केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के अंदर जैसा आपको पता है कि नाम से ही इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ समथिंग विच इज इन दी द केमिकल रिएक्शन, जो कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वल रेट से कर रहा है। चूंकि शॉर्ट रिवीजन है तो मुझे ये बात मैं सोच के चल रहा हूं कि आपको बहुत सारी बातें ऑलमोस्ट पता है इसके बारे में, लेकिन वन शॉर्ट रिवीजन के तौर पे हम लोग देख रहे हैं। दैट इज वाई हम आपको इक्विलिब्रियम की वो सारी बातें बताएंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जहां पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम के अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना होता है दो तरह के रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर, जिसमें हम लोग बोलते हैं एक रिएक्शन ऐसा होता है जो रिवर्सिबल नेचर का होता है और एक रिएक्शन ऐसा होता है जो इरिवर्सिबल नेचर का होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये दो रिएक्शंस हमें देखने होते हैं सबसे पहले। तो टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। टाइप ऑफ रिएक्शन में बेटा दो तरह के रिएक्शन है। अगर मैं टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करूं तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर दो तरह के रिएक्शंस हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है पहला तुम्हारा रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा है तुम्हारा इरिवर्सिबल रिएक्शन। इस चैप्टर के अंदर हमें रिवर्सिबल रिएक्शन ही देखना है, इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं देखना है, लेकिन मैं दोनों बताता हूं क्या होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और दूसरा होता है तुम्हारा इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करूं तो व्हाट वी गेट, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्रक्स होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो ये होगा कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो वापस नहीं आती हैं और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो वापस भी आती हैं, मतलब बाय डायरेक्शनल होते हैं कुछ रिएक्शंस। बाय डायरेक्शन का मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, वेराज इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होगी वो बस एक डायरेक्शन में जाएगी, मतलब वो यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस होंगी। अगर मैं बात करूं बच्चा तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अब ये रिएक्शन जो होते हैं ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, इसमें कभी भी वापस आने की कोई संभावना नहीं है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल की, तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है और यहां पर लिखता हूं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो दो रिएक्शंस के टाइप में अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन तुम्हारा सबसे पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl में मैंने अगर AgNO3 डाला तो वी गेट व्हाट, वी गेट NaNO3 प्लस AgCl। और यहां पर जो NaCl NaNO3 है ये तो ठीक है, लेकिन AgCl जो ये एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, ये एज अ सॉलिड नीचे जाके बैठ जाता है और जो ये वापस आने के नाम नहीं लेता है। अगर वापस आने का नाम नहीं लेगा तो फॉर श्योर ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आएगा। और बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल एसिड बेस रिएक्शन, बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होती है, यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी इमिट करते हैं रिएक्शन और फाइनली बनाते हैं NaCl और साथ में बनाते हैं बेटा H2O। तो एसिड प्लस बेस का जो रिएक्शन होता है हाईली एक्सोथर्मिक नेचर का होता है और ये भी तुम्हारा इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर आता है। और कोई भी रिएक्शन जहां पे अगर गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और वो ओपन वेसल के अंदर हो रहा है तो वैसे रिएक्शन कभी भी रिवर्सिबिलिटी गेन नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है CaCO3 और इसको मैंने बर्न किया और बनाया CaO प्लस CO2, थर्मल डिकम्पोजिशन, और ये तुम्हारा रिएक्शन जो है इन ओपन वेसल चल रहा है, मतलब ओपन वेसल है। ओपन वेसल का मतलब हो गया कि वो वेसल बाहर से खुला हुआ है, इसका ढक्कन खुला हुआ है, तो वैसे केस में जो CO2 बनेगी, फॉर्म होगी, वो CO2 बाहर आ जाएगी और बाहर आने के बाद फिर वो फर्दर बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर नहीं करेगी। दैट इज वाई दिस ओपन वेसल के अंदर अगर कोई गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्शन के अंदर तो वो कभी भी रिवर्सिबिलिटी को अटेन नहीं कर सकता है। और आपको पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड क्या होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं, वेयर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, गैसियस नेचर के होते हैं। तो वैसे रिएक्शंस आपको जहां दिख जाएं वो इरिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, तो कोई भी रिएक्शन जो है रिवर्सिबिलिटी अटेन कर सकता है। बात समझना बेटा, मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन जो इस दुनिया में हो रहे हैं वो सारे रिवर्सिबिलिटी को अटेंड कर सकते हैं और इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, फाइन एग्जांपल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि अगर मैंने मान लो अमोनिया का फॉर्मेशन किया N2 + 3H2 gives 2NH3 और ये तुम्हारा ओपन वेसल नहीं क्लोज वेसल के अंदर हो रहा है, तो वैसे केस में हम बोलेंगे ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन अटेंड कर सकता है, तो इसके अंदर रिवर्सिबिलिटी का साइन भी हम लगा देंगे। सिमिलर फैशन में लेट सपोज मैंने बोला H2 + I2 gives 2HI, ये भी तुम्हारा रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है। और सिमिलर फैशन में अगर मैं बात करूं PCl5 को हमने बर्न किया और हमने बनाया PCl3 + Cl2, ये भी तुम्हारा रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NH2COO NH4, और अगर इसको हमने इसको डिकम्पोज करा तो वैसे केस में ये भी बनता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया
और साथ में CO2 गैस बाहर निकलती है, लेकिन CO2 गैस को हम बाहर नहीं निकाल सकते वेसल से, जस्ट बिकॉज ऑफ रिएक्शन जो है वो क्लोज वेसल के अंदर हो रहा है। और ये रिएक्शन जो है वन ऑफ द फाइन एग्जांपल है हेट्रोजीनियस रिएक्शन का, जस्ट बिकॉज ऑफ NH2COO NH4 जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और बाकी जो दो बने हैं इसके अंदर ये दोनों गैसियस प्रोडक्ट हैं। तो यहां पर भी हम क्लोज वेसल के अंदर अगर रिएक्शन करेंगे तो 100% ये रिएक्शन कैसा होगा, रिवर्सिबल नेचर का होगा। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जो कि हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यही रिएक्शन वहां भी लिखा और सेम रिएक्शन में यहां भी लिख रहा हूं, CaCO3 को मैंने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, हीट, और वैसे केस में बना CaO और प्लस CO2, और ये वाला जो है ये क्लोज वेसल में है, इन क्लोज्ड वेसल है, तो वैसे केस में हम इसमें आराम से इक्विलिब्रियम अटेन या रिवर्सिबिलिटी अटेन कर सकते हैं। तो ये क्लोज्ड वेसल के अंदर अगर होगा रिएक्शन तो फॉर श्योर ये इरिवर्सिबिलिटी को रिवर्सिबिलिटी को अटेन कर सकता है। तो इस तरह से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया किसको, रिएक्शन को, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक माना जाएगा इसको, इसलिए मैंने इसके बहुत सारे एग्जांपल भी लिखे हैं। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो वैसे केस में बेटा रिवर्सिबल रिएक्शंस मेजरली रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं, एक्सेप्ट अगर मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करूं या एसिड बेस रिएक्शन की बात करूं या फिर कोई रिएक्शन जहां पे गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा हो और साथ में वो ओपन वेसल के अंदर रिएक्शन चल रहा हो। हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि आखिर भाई साहब इक्विलिब्रियम तो अटेन हो गया, इसके बाद और फर्दर क्या सर। तो बेसिकली देखो बच्चा, रिएक्शंस को जो है हम चाहें तो और फर्दर तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि होमोजीनियस रिएक्शंस एंड हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। होमोजीनियस रिएक्शंस क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं बेटा। तो अगर मैं बात करूं होमोजीनियस रिएक्शंस की, देखो यहां पर टाइप ऑफ रिएक्शन में दो तरह के और हो सकते हैं, कौन कौन से, ये हमें पढ़ने होते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। तो होमोजीनियस रिएक्शन और हेट्रोजीनियस रिएक्शंस ये दोनों क्या क्या हैं ये समझा देता हूं। अगर सारे के सारे फेज, समझना ध्यान से, हेट्रोजीनियस रिएक्शन अगर सारे के सारे फेज अगर सिमिलर हैं तो वो होमोजीनियस कहलाएंगे, और अगर सारे के सारे फेज सिमिलर नहीं हैं, अगर डिफरेंट फेज प्रेजेंट हैं, तो हम लोग हेट्रोजीनियस रिएक्शन बोलेंगे। अब नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज फेज सर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बच्चों फेज क्या होता है, तो फेज आपको पता है कि अगर कभी भी कोई सॉलिड मिक्सचर है तो 100% वो डिफरेंट फेज होगा। अगर कभी भी लिक्विड मिक्सचर है और वैसे केस में अगर वो मिसिबल लिक्विड है तो अपन बोलेंगे वो होमोजीनियस है, अगर सिमिलर फेज वाले हैं। और अगर कभी भी ऐसा लिक्विड है जो इमिसिबल नेचर का है तो वैसे केस में वो हेट्रोजीनियस, मोर देन 2 फेज हो जाएंगे, या 2 या मोर देन 2 फेज हो जाएंगे, तो वैसे केस में मोर देन 1 फेज जहां भी आएगा तो वो हेट्रोजीनियस का एग्जांपल होगा। तो हमारे पास अगर मिक्सचर सॉलिड का है तो वैसे केस में 100% है, हर सॉलिड एक नया फेज है, और ऐसे केस में रिएक्शन जो होती है वो हेट्रोजीनियस होनी है। तो सुनना ध्यान से बेटा, फेज और स्टेट क्या होता है। स्टेट बेसिकली देखो ध्यान से, अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो फेज चेंज होगा ही होगा। अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा है, लिक्विड से गैस बन जा रहा है, तो वैसे केस में वहां पर 100% है कि फेज और साथ में स्टेट भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आइस से वाटर बना दिया, वाटर से वाटर वेपर बना दिया, तो वैसे केस में 3 फेजेस भी आ गई और 3 स्टेट भी आ गई। स्टेट भी चेंज हो रहा है, फेज भी चेंज हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास स्टेट में जब भी चेंज होता है तो फेज में चेंज होता ही होता है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है जहां पर स्टेट चेंज हो बट फेज चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, सुनना ध्यान से, जैसे स्टेट चेंज ना हो बट फेज चेंज हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैंने बोला 2 सॉलिड हैं, अब 2 सॉलिड का स्टेट तो सेम है, सॉलिड स्टेट है, बट वैसे केस में फेज डिफरेंट होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ हर सॉलिड एक नया फेज है। सिमिलर फैशन में 2 लिक्विड अगर हैं, स्टेट वाइज तो सेम है लेकिन फेज वाइज डिफरेंट हो सकते हैं। अगर वो इमिसिबल लिक्विड है तो डिफरेंट फेज हैं, अगर वो मिसिबल लिक्विड है तो सिमिलर फेज हैं। लेकिन गैसियस मिक्सचर जो होते हैं वो हमेशा एक सिमिलर फेज गैस रखते हैं और सिमिलर क्या जो स्टेट है वो भी उनका गैसियस ही होता है। मतलब गैसियस मिक्सचर्स आर ऑलवेज होमोजेनियस इन नेचर। ये ध्यान रखेंगे बेटा, क्योंकि गैसियस मिक्सचर जो होते हैं वो आराम से मिसिबल होते हैं एक दूसरे के बीच में, जस्ट बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में साइज डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। तो अगर मान लो कोई एग्जांपल ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा मैंने अभी जस्ट लिखा था NH2COO NH4, राइट। अच्छा, होमोजीनियस एग्जांपल है ना बेटा, तो होमोजीनियस में सारे गैस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने लिखा N2 + 3H2 राइट गिव्स 2NH3।
अब यहाँ पे सारे के सारे गैसेस हैं, समझना ध्यान से, यहाँ पे सारे के सारे गैसेस हैं, ये भी तुम्हारा गैस है, ये भी तुम्हारा गैस है यहाँ पर, और ये भी गैसियस है। अब तीनों के तीनों अगर गैसियस हो गए तो मतलब ये होमोजीनियस रिएक्शन है, जस्ट बिकॉज ऑफ तीनों के सिमिलर फेज होते हैं। और मैंने आपको बताया था गैसियस मिक्सचर जो होते हैं वो हमेशा सिमिलर फेज को पोज करते हैं। सिमिलर फैशन में मेरे पास अगर मान लो एग्जांपल है H2 गैस है, I2 गैस है, I2 भी मैंने गैस ही लिया है, लोग बोलेंगे सर सॉलिड होता है, बेटा सॉलिड रूम टेम्परेचर पे होता है, बट हम इसको गैस आराम से बना सकते हैं। तो वैसे केस में यहाँ पे मैंने लिखा 2HI, अब यहाँ पर ये भी मैंने गैस फॉर्म किया, तो वैसे केस में ये भी क्या है, एक होमोजीनियस रिएक्शन का एग्जांपल है। लेकिन अगर मान लो मैंने बात करा ऐसा, अभी जस्ट एग्जांपल लिया था कि NH2COO NH4 का एग्जांपल लिया और इसको मैंने ब्रेक किया, ये एक सॉल्ट है, ये सॉलिड सॉल्ट होता है, अगर मैंने इसको ब्रेक किया और बनाया 2 मोल्स ऑफ अमोनिया और 1 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वैसे केस में बेटा यहाँ पर ये तो तुम्हारा गैसियस है, ये भी तुम्हारा गैसियस है और ये तुम्हारा सॉलिड है, तो ये एग्जांपल होगा हेटेरोजेनियस रिएक्शन का। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल इन केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर ये बहुत फेमस एग्जांपल है। सिमिलर फैशन में अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है NH4HS और मैंने इसको भी, ये भी क्या है तुम्हारा, तो ये भी तुम्हारा एक सॉलिड है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर भी ये सॉल्ट है, और इसको मैंने क्या बना दिया, तो इसको मैंने बना दिया NH3 गैस और साथ में बाहर निकाला H2S, और यहाँ पर ये दोनों गैसियस हैं और ये भी गैसियस है, तो मैं बोलूंगा ये रिएक्शंस भी क्या है बेटा, ये रिएक्शंस हेटेरोजेनियस हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सॉलिड एज वेल एज गैस दोनों प्रेजेंट हैं। अब सॉलिड और गैस दोनों अगर प्रेजेंट है तो 100% है, फेज भी डिफरेंट है, स्टेट भी डिफरेंट है, और अगर मोर देन वन फेज प्रेजेंट हो तो हम लोग बोलते हैं उसको हेटेरोजेनियस रिएक्शन। तो यहां पर लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर कि अगर फेज मोर देन वन हो जाए, अगर फेज मोर देन वन हो जाए, फेज मोर देन वन हो जाए तो हेटेरोजेनियस है, और अगर फेज इक्वल टू वन हो जाए तो उसको बोलते हैं बेटा हम लोग होमोजीनियस। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये आपको आगे भी काम आने वाला है, यही रिएक्शंस मोस्टली एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया सर कि बेसिकली अगर कभी भी मेरे पास सॉलिड मिक्सचर है, अगर मेरे पास सॉलिड का मिक्सचर है, तो वैसे केस में 100% है, हर सॉलिड एक नया फेज है ना। तो सॉलिड मिक्सचर जो होता है वो हमेशा हेटेरोजेनियस होता है, हमेशा हेटेरोजेनियस होता है। फिर अगर मेरे पास लिक्विड मिक्सचर है, सॉल्यूशन रिएक्शन के अंदर अगर ये लिक्विड मिक्सचर है, तो वैसे केस में अगर 2 केसेस हो सकती हैं, एक हो सकती है मिसिबल केस और एक हो सकती है इमिसिबल केस। अगर ये मिसिबल लिक्विड है, मिसिबल समझते हो ना, मतलब एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गया, अगर ये मिसिबल लिक्विड है तो वैसे केस में हम बोलेंगे ये होमोजीनियस मिक्सचर है, अगर हम इसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर है। और अगर ये इमिसिबल लिक्विड हैं, मतलब अगर मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, इमिसिबल लिक्विड हैं, अगर ये इमिसिबल लिक्विड हैं तो वैसे केस में हम बोलेंगे ये हेटेरोजीनियस है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल प्लस वाटर, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। वेयर एज अगर मैं बात करूं वाटर प्लस अल्कोहल, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर अल्कोहल के अंदर आराम से घुल जाता है, या अल्कोहल जो है वाटर के अंदर आराम से घुल जाता है। सिमिलर फैशन में अगर मेरे पास गैसियस मिक्सचर आ गए, अगर मेरे पास गैसियस मिक्सचर है, मतलब ढेर सारे गैस प्रेजेंट हैं, तो वैसे केस में गैसियस मिक्सचर जो होते हैं वो हमेशा वन फेज को पोज करते हैं, और ये हमेशा क्या होते हैं बेटा, ये हमेशा होमोजीनियस होते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे तो शायद आपके लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि कभी भी अगर आपको डिसाइड करना हो कोई चीज हेटेरोजीनियस है होमोजीनियस है, इन तीनों रूल्स को याद रखना, आपसे सारे क्वेश्चंस डिसाइड करने के लिए कि कौन सा हेटेरोजीनियस है कौन सा होमोजीनियस है, ये आराम से आपसे बन जाएगा। अब यहां पर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर सुनना ध्यान से बेटा, टाइप ऑफ, अब हम लोग इक्विलिब्रियम टॉपिक पे आते हैं, जो सोलली हमारा इक्विलिब्रियम टॉपिक है, जो कि इक्विलिब्रियम ही हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। अभी तक हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शंस देख रहे थे, 2 तरह के रिएक्शंस हमने देखे, 2 टाइप के रिएक्शंस हमने देखे। एक तो हमने देखा कि बेस्ड ऑन क्या बच्चा, तो बेस्ड ऑन रिवर्सिबिलिटी, राइट, तो रिवर्सिबल था। और दूसरा रिएक्शन जो हमारे पास है वो है बेस्ड ऑन फेज, जो है मोर देन वन फेज एंड इक्वल टू वन फेज वाला। अब इसके बाद जो फर्दर है वो इक्विलिब्रियम टॉपिक है जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो इक्विलिब्रियम के अंदर सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो बेटा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम क्या होता है, राइट। फिजिक्स के अंदर आपको बताया गया हो जहां पर नेट फोर्स 0 हो जाए, मतलब नेट फोर्स उस बॉडी के अंदर देयर इज नो फर्दर मूवमेंट, राइट, तो वो हम लोग इक्विलिब्रियम के नाम से बोलते हैं उसको। लेकिन इक्विलिब्रियम में भी वहां 2 तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ाए गए होंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल से समझाया गया होगा कि ये अगर मान लो ऐसे करके यहाँ पे बॉल रखा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वेयरएज मान लो बॉल ऐसे रखा हुआ है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट। हल्का सा भी अगर कहीं पुश आएगा तो आपको एक डायरेक्शन में दिखेगा बॉल का मूवमेंट।
तो वैसे केस में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये दो टाइप होते हैं आपके फिजिक्स में। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर बेटा दो तरह के यहाँ पे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम कहाँ है? जहां पे स्टेट, राइट, जहां पे तुम्हारा फेज जो है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो, स्टेट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो। अब ये स्टेट इक्विलिब्रियम क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला H2O लिक्विड है, राइट, हमने बोला H2O लिक्विड है और मैंने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या किया? हीट किया। तो वैसे केस में आपको पता होगा H2O लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगी और वहां पर वेपर और लिक्विड दोनों फेज जो होंगे आपस में क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे, राइट। मतलब वेपर स्टेट और लिक्विड स्टेट जो होगा वो दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होगा। तो वैसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। वेयरएज केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए तो हम उनको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही थी अगर उसका रेट इक्वल हो जाए बैकवर्ड रिएक्शन के तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लिखेंगे इसमें बेटा इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम अगर लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम के अंदर हम सबसे पहले टाइप डिफाइन करते हैं। तो पहला टाइप है हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम जो हमें पढ़ना है यहाँ पर, और दूसरा टाइप है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम को ही हमें आगे भी डील करना है, चैप्टर का नाम भी केमिकल इक्विलिब्रियम ही है, राइट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? तो फिजिकल इक्विलिब्रियम जैसे मैंने आपको बताया, अगर दो स्टेट अगर आपस में इक्विलिब्रियम पोज कर रहे हो, मतलब जिस रेट से सॉलिड से लिक्विड बन रहा है उसी रेट से लिक्विड से सॉलिड बन रहा होगा, राइट। तो वैसे केस में हम क्या बोलेंगे? इसको फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो लिखेंगे फॉर एग्जांपल इसमें लिखोगे इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। और यहां पर इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। अभी इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस क्या है और केमिकल प्रोसेस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल चेंज अगर आपस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करे, यहां पर तुम्हारा कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, मतलब कोई मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा, राइट, कोई नया मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, उसी मॉलिक्यूल का फेज बस जो है वो क्या होगा? चेंज हो रहा होगा, उसी मॉलिक्यूल का स्टेट चेंज हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला H2O है तुम्हारा लिक्विड, H2O लिक्विड है और मैंने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट करा, तो आपको पता होगा ये बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। तो वैसे केस में H2O जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में चूंकि H2O ही रहा, कुछ नया नहीं बना है, इसमें वाटर ही है, बस अंतर क्या हो गया? एक में तुम्हारा लिक्विड फेज है, एक में तुम्हारा गैसियस फेज है। तो वैसे केस में हम इसको बोलेंगे दे आर मेंटेनिंग द फेज इक्विलिब्रिया। मतलब ये है कि दोनों फेज जो हैं वो इक्वल रेट से बन भी रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं। जैसे जिस रेट से गैस बन रहा है उसी रेट से लिक्विड भी बन रहा है। गैस बनने के प्रोसेस को हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं और लिक्विड बनने के प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। तो कंडेंसेशन का रेट जो है वो किसके इक्वल है? तो वो तुम्हारे वेपराइजेशन के इक्वल है। तो वैसे केस में हम बोलेंगे यहाँ पर फेज इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया या फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो इक्वल है रेट ऑफ वेपराइजेशन के। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये अब एक फेज इक्विलिब्रिया या फिजिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। वेयर एज अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो इक्वल होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और यहां पर केमिकल चेंजेस आ रहे होंगे, मतलब यहां पर मॉलिक्यूल जो होगा वो फिक्स नहीं होगा, मॉलिक्यूल रिएक्ट करके एक नया मॉलिक्यूल इल्ड कर रहा होगा, लेकिन रिएक्ट करने के बाद जो नया मॉलिक्यूल इल्ड हो रहा होगा और फिर जब वही नया मॉलिक्यूल टूट के फिर से पुराना मॉलिक्यूल बन रहा होगा, तो इन दोनों का जो रेट होगा वो क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज केमिकल इक्विलिब्रियम, जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज अकर्स, राइट। तो फॉर एग्जांपल हमने बोला N2 प्लस 3H2, चूंकि ये बहुत फेमस एग्जांपल है तुम्हारे इस चैप्टर के अंदर, दैट इज व्हाई मैं इसको बार बार लिख रहा हूं, और ये बनाता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो वैसे केस में जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है,
formation of ammonia, rate of formation of ammonia, that must be equal to rate of decomposition of ammonia, rate of decomposition of ammonia, rate of decomposition of ammonia। ये ध्यान रखेंगे बेटा कि दोनों का रेट सिमिलर होगा, जो फॉर्मेशन का रेट होगा वही क्या होगा बेटा, डिकम्पोजिशन का रेट होगा। और दोनों केस में चाहे आप फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहे हो या बैकवर्ड रिएक्शन आ रहे हो, दोनों केस में 100% क्या हो रहा है, केमिकल्स चेंज हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन करके अमोनिया फॉर्म कर ले रहा है, जो कि एक नया मॉलिक्यूल है, एक नई प्रॉपर्टी शो करता है, एक नया केमिकल है। तो वैसे केस में यहाँ पर केमिकल चेंज अकर हो रहा है, लेकिन जिस रेट से वो चीजें बन रही हैं उसी रेट से ये बिगड़ भी रही हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चा, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। वैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि PCl5 का डिकम्पोजिशन है, राइट। अब PCl5 का डिकम्पोजिशन था तो हमने बोला कि जिस रेट से ये PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है उसी रेट से ये दोनों आपस में कंबाइन करके PCl5 भी बना रहे हैं। तो वैसे केस में यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये भी इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है बच्चा, अब क्या है, क्या बोलेंगे यहाँ पर कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वहां पे क्या होता है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज established when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट remains same at equilibrium। इक्विलिब्रियम पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का होता है वो सेम होता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज क्या, दैट इज व्हाई यहाँ पर हम लोग, अगर आप ग्राफ भी ड्रॉ करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस में एक स्ट्रेट लाइन जा रही होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज वहां पर हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, अनटिल अनलेस हम उसको डिस्टर्ब ना कर दें। और डिस्टर्ब करने के बाद फिर से इक्विलिब्रियम अपने आप को वापस से इक्विलिब्रियम पे लाना चाहता है, और उस सारे इफेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं ली-चाटलियर प्रिंसिपल के अंदर। इस इक्विलिब्रियम का एक जो अगर कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, ये कैसा इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम है, तो इसके बारे में दो बातें याद रखनी है। एक तो ये क्या है, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मैंने भी जस्ट बताया था दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और दूसरा ये होता है कि यहाँ पर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ये कैसा है बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। कैसा है ये बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट्स भी शिफ्ट कर सकते हैं हम, राइट। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर डायनामिक है और साथ में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आई मीन केमिकल इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम, तो आंसर स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये कैसा है, डायनामिक स्टैटिक है, तो आंसर इज डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है बच्चा, तो ये समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे कैसे एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे क्या हो रहा होगा। तो ये सारी बातें अगर दिमाग में रखोगे तो तुम्हारे लिए जो टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम है ये आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी, राइट। अब हमारे पास जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो बेसिकली अब हम लोग जो बातें हमने यहाँ पर करी हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अब उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे और फर्दर चीजें, फर्दर थ्योरीज डिवाइड करेंगे, आई मीन फर्दर थ्योरीज डिराइव करेंगे। ये क्या है तो मैं समझाता हूं, देखना ध्यान से। यहां पर क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास जब हमने बोला कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो वैसे केस में अगर दोनों का रेट सिमिलर है तो हमें रेट को सिमिलैरिटीज में लाके हमें कुछ और फर्दर ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो तुमको रेट के बारे में बताता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे बार बार डिस्कस किया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो ये रेट वर्ड जो बार बार आ रहा है, ये रेट वर्ड कैसे अपन सामने लाएंगे, रेट होता क्या है, यही समझाता है कौन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हेडिंग लिखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम हम लोग आगे डिफाइन करने वाले हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन,
तो लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है, समझना ध्यान से, लेट सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन है, लेट सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन है कि Na प्लस Mb गिव्स लेट सपोज Pc प्लस Qd, ये रिएक्शन है। और वैसे केस में हम देख सकते हैं कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, राइट। तो वैसे केस में जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो बोलता है कि रेट जो होगा वो ज्यादा तब होगा जब तुम्हारे पास रिएक्टेंट ज्यादा होंगे। आई मीन रिएक्टेंट्स अगर ज्यादा होंगे तो फॉर श्योर क्या होगा, रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का ज्यादा होगा, है ना। सिमिलर फैशन में अगर रेट जो है वो अगर बैकवर्ड आई मीन जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर वो बैकवर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है अगर उनका ज्यादा है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी ज्यादा होगा। मतलब जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, वेयर एज जो हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डायरेक्टली नहीं यूज करता, वो यूज करता है एक्टिव मास को। तो एक्टिव मास क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा, उससे पहले हम लोग लिखते हैं कि व्हाट इज रेट। तो एज पर दिस लॉ ऑफ मास एक्शन इट सेज कि रेट इज इक्वल टू रेट जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, तो तुम्हारे a की पावर n के एंड b की पावर m के। अब ये n और m क्या है समझ में आ गया, दीज आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और हम ये मान के चलते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर कि सारे रिएक्शंस क्या हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं। अदरवाइज तो रेट इस तरह से हम नहीं लिख सकते बिकॉज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स सेज कि जो भी यहाँ पर पावर होता है वो ऑर्डर होता है, और ऑर्डर जो होता है वो हमेशा प्रैक्टिकली डिटरमाइंड होता है, आप उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बिहाफ पे नहीं लिख सकते। लेकिन अगर वही रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है या सिंगल स्टेप रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, अगर वही रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो वैसे केस में जो भी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी द मोलिकुलरिटी एंड दैट विल बी द ऑर्डर। मतलब जो भी कोएफिशिएंट है उसको आप एज इट इज उसके पावर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम अब सारे रिएक्शंस को एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह ट्रीट करेंगे जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, और उसी रिएक्शन के हिसाब से हम क्या करेंगे, इनके जो रेट हैं उनके पावर भी डिसाइड करेंगे। मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी होगा वही तुम्हारा पावर होगा इन पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स के ऊपर। तो वैसे केस में अगर मैं रेट को फर्दर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना चाहूं तो मुझे को लिखना पड़ेगा रेट इज इक्वल टू, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है दैट इज बाय वी मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट दैट इज kf एंड हियर इट इज a की पावर n एंड b की पावर m, राइट। ये हो गया तुम्हारा रेट। और हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, दैट इज व्हाई वी कैन इजीली यूज दीज कोएफिशिएंट्स, राइट, these coefficients stoichiometric coefficient as the power, and what we say in terms of chemical kinetics it is an order, right? Order of reaction is nothing but the power, the summation of the power is nothing but the order of reaction. तो यहाँ पर order of reaction is nothing but your stoichiometric coefficients, molecularity we can say, right, in other words. अब यहाँ पर अगर बात करें बच्चा कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर बेटा जो A है इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे तो कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन इसको बोलते हैं यहाँ पर एक्टिव मास। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव मास। और ये जो तुम्हारा B है दिस इज योर अगेन एक्टिव मास। तो ये एक्टिव मास ऑफ A है और ये तुम्हारा एक्टिव मास ऑफ B है, ये तुम्हारा एक्टिव मास ऑफ B है, ये दोनों हैं तुम्हारे एक्टिव मास। सर एक्टिव मास क्या होता है, तो बच्चा देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम सारे एक्टिव मास को कॉन्सेंट्रेशन मान के चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हम एजम्पशंस लेके चलते हैं, ऑल्दो हमें इसके पीछे का रीजन नहीं बताया जाता है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पर एजम्पशंस लेके चलते हैं कि हम एक्टिव मास एंड कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर चीजें हैं, और सिमिलर फैशन में हमने यहाँ पे एज इट इज यूज कर लिया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, ऑल्दो हम यूज नहीं कर सकते हैं ऐसे, जस्ट बिकॉज ऑफ हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये रिएक्शंस हम एलिमेंट्री मान के चलते हैं, राइट। तो दो एजम्पशंस हम यहाँ लेके चल रहे हैं, तभी जाके हम ये थ्योरी को डिराइव भी कर सकते हैं। और ये प्रोपोर्शनल क्यों है, ये प्रोपोर्शनल इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ अगर ये ज्यादा होंगे तो फॉर श्योर है फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, इस कारण से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a की पावर n एंड b की पावर m के, राइट। अब यहाँ पर बच्चा एक्टिव मास और b में एक्टिव मास और कॉन्सेंट्रेशन में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। मान लो मैंने बोला कि देखो अभी आप लोगों ने लास्ट ईयर या कभी भी ऐसा देखा होगा, एक ग्राफ होता है एनर्जी वर्सेस टाइम का, राइट। और एनर्जी वर्सेस टाइम के ग्राफ में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, फिर ये रिएक्शन ऊपर जाती है और फाइनली ये रिएक्शन यहाँ पर प्रोडक्ट दे देती है, राइट। तो यहाँ पर अगर आपने देखा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे A और B आया पार्टिसिपेट करने के लिए, Na और Mb, और यहाँ जाते जाते वो क्या बन चुका है, वो बन चुका है Pc एंड Qd, जस्ट बिकॉज ऑफ द लास्ट लाइन इज द प्रोडक्ट लाइन एंड द फर्स्ट लाइन इज द रिएक्टेंट लाइन। अब वैसे केस में यहाँ पर सर बेसिकली मान लो
एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, मान लेते हैं यहां पर 10 मॉलिक्यूल आए जो रिएक्ट करना चाहते हैं, टोटल 10 मॉलिक्यूल आए जो रिएक्ट करना चाहते हैं, राइट, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 10 में से यहां तक पहुंचते पहुंचते दो रास्ते, एक रास्ते में दम तोड़ गया। जैसे आप लोग भी करते हो तैयारी, तो तैयारी करते समय क्या करते हैं अपन, 10 लोग आते हैं, 10 लोग तैयारी करने के लिए भिड़ते हैं, 10 में से होता है कि बीच में से एक हिम्मत हार जाता है, उसको लगता है मेरे से नहीं होगा, तो वो फर्दर बीच में छोड़ जाता है। कुछ लोग और भी आगे बढ़ते बढ़ते जब यहां तक पहुंचते हैं, इनको लगता है नहीं सर अब तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे से ना बैकलॉग बहुत हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दिस दैट करते करते वो यहाँ पे छोड़ देते हैं। अगर वहां पे कोई रियलाइज कराने वाला आ जाए कि नहीं तुमसे हो जाएगा, तुम थोड़ा सा और स्ट्रेच करोगे तो तुम पहुंच जाओगे उस पोजीशन पे जहां से प्रोडक्ट इल्ड होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो बंदा वहां जाके दम तोड़ दिया। तो वैसे केस में 10 निकले थे और 2 ने रास्ते में दम तोड़ दिया, 8 यहां तक पहुंच पाए, और 8 जब यहां पहुंचे तो इनका पूरा का पूरा ट्रांजिशन स्टेट आया, और फाइनली ये अब तैयार हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। इनके सारे बॉन्ड्स टूट चुके हैं, अब नया बॉन्ड मॉलिक्यूल फॉर्म होने की तैयारी चल रही है, तो ये यहाँ पर आके अपना अब मॉलिक्यूल तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऐसे मॉलिक्यूल हैं, 8 ऐसे रिएक्टेंट हैं जो अब प्रोडक्ट देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो 8 तुम्हारे रिएक्टेंट हैं ये प्रोडक्ट इल्ड कर रहे हैं, तो यहां तक जो बनेगा वो तुम्हारे 8 आ पाए, राइट। तो मतलब सर 10 ने स्टार्ट किया और 8 यहां तक पहुंचा, है ना। तो तुम्हारा ये जो 10 है, ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन था, और 8 जो है ये तुम्हारा एक्टिव मास है। बात समझेंगे ध्यान से, 10 जो है वो तुम्हारा नेट कॉन्सेंट्रेशन था जो स्टार्टिंग में तुम लेके चले थे, और 8 जो है वो तुम्हारा एक्टिव मास है, क्योंकि 10 में से 2 तो क्या हो गए, बीच में निकल गए। तो यहां पर एक्टिव मास का मतलब होता है कि वो मास जो रियलिटी में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, वो मास जो, वो कॉन्सेंट्रेशन जो रियलिटी में क्या कर रही है, जो रियलिटी में तुम्हारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और अगर वो रियलिटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तो 100% उसका नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इसके हिसाब से लूं तो मेरा एक्टिव मास 8 है और कॉन्सेंट्रेशन 10 है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं इन एग्जाम के अंदर कि ये 10 के 10 निकले थे और 10 के 10 क्वालिफाई कर गए, 10 के 10 मेहनत कर लिए और ये यहां तक पहुंच गए कि अब रिजल्ट वो दे सकते हैं, राइट। ये आइडियल कंडीशन है, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देयर आर मेनी बैरियर्स इन बिटवीन। जैसे एक्टिवेशन एनर्जी है, एनर्जी बैरियर बोलते हैं इसको, हमारे पास ओरिएंटेशन बैरियर होता है, मॉलिक्यूल सेटिस्फाई नहीं कर सकता, दैट इज व्हाई व्हेन रिएक्शंस नहीं होती है, ऑल्दो अगर किसी के पास एनर्जी है, ओरिएंटेशन सही नहीं है, किसी के पास ओरिएंटेशन सही है, एनर्जी नहीं है, तो हर एक बैरियर अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होता। हमें लगता है ना कि हमने डाल दिया रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अंदर में जाके भी बहुत सारे और भी मैकेनिक्स पर हमें देखना पड़ता है कि मैकेनिज्म कैसा चल रहा है अंदर में, और इसको हम लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। लेकिन अभी के लिए हम ये समझेंगे कि हम लोग ये मानते हैं कि सारे के सारे ऊपर पहुंच गए। तो वैसे केस में 10 में से 10 पहुंच गए तो मतलब हो गया कि जो कॉन्सेंट्रेशन था वही तुम्हारा एक्टिव मास हो गया। लेकिन अगर 10 में से 8 पहुंचे तो कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्टिव मास इक्वल नहीं है। तो वैसे केस में सर क्या करें, तो वैसे केस में बेटा एक्टिव मास और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाता है, और जो तुम्हारा एक्टिव मास होता है, जो तुम्हारा एक्टिव मास होता है वो होता है एक्टिविटी कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है तुम्हारा, राइट। अभी एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा, तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट सर नथिंग बट कुछ नहीं होता, ये सिंपल है, ये 8/10 जो तुमने किया ना, ये जो 8/10 मतलब कितने पहुंचे डिवाइड बाय कितने थे, यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा एक्टिविटी कोएफिशिएंट है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट है। अब तुम ही बताओ एक्टिविटी कोएफिशिएंट कभी भी 1 से ज्यादा हो सकता है क्या, आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम क्या हो सकता है, 10 में से 10 पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो कि 10 तुमने लिया 12 पहुंच गए ऊपर, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो वैसे केस में मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 1 हो सकता है एक्टिविटी कोएफिशिएंट, और हम इस चैप्टर के अंदर एक्टिविटी कोएफिशिएंट को 1 मान के चलते हैं। दैट इज व्हाई जो एक्टिव मास होता है वो कॉन्सेंट्रेशन का इक्वल हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट हम 1 मान के चलते हैं। और एक्टिविटी कोएफिशिएंट 1 कब होगा, जबकि जितने स्टार्ट हुए थे उतने अगर ऊपर तक पहुंच गए, राइट। मतलब एक्टिविटी कोएफिशिएंट अगर जितने स्टार्ट हुए थे वही वहां तक पहुंच गए तो 10/10 होगा, जो 1 की वैल्यू होगी। लेकिन अभी देखेंगे अगर रियलिटी सिचुएशन में क्या है कि 10 निकले थे 8 पहुंचे, तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट कितनी हो गई, 0.8 हो गई, राइट। तो अगर मैं पूछूंगा कि इस केस में एक्टिव मास क्या है, तो मैं बोलूंगा इस केस में एक्टिव मास 8 है। फॉर्मूला में पुट करके देख लो करके, 8/10 राइट, गुना कॉन्सेंट्रेशन कितना था स्टार्टिंग में, 10 था, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम देखोगे कितना आएगा, ये 8 आएगा, राइट। तो एक्टिव मास जो होता है वो एक्टिविटी कोएफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन होता है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर में हम एक्टिविटी कोएफिशिएंट को 1 मान के चलते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, बहुत सारे बच्चों को ये बातें पता नहीं होती हैं, उनको लगता है गलती से कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे एक्टिव मास लिख दिया गया है, या दोनों चीजें सेम होती हैं, दोनों चीजें सेम नहीं होती हैं, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं।
अब अगर हमने यहां पर रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया और हम अभी से क्या मान के चल रहे हैं कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट 1 है, तो वैसे केस में हम सिंपली यहां पर जो एक्टिव मास है इसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं, राइट। इसी को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी लिख सकते हैं और इसी को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी भी लिख सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हमने ये मान रखा है कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट 1 है, राइट। अब क्या करें, तो यहां से हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकाला। सिमिलर फैशन में हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी निकालेंगे। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तुम्हारा होगा के बी टाइम्स ऑफ, सिमिलर फैशन में पीछे की तरफ रिएक्शन कब बढ़ेगी, जब ये बढ़ेंगे, तो के बी टाइम्स ऑफ सी की पावर पी एंड डी की पावर क्यू। दिस विल बी योर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और हमें क्या पता है, हमें पता है एट इक्विलिब्रियम दोनों रेट क्या होते हैं, सेम होते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दिस इज द केमिकल, आई मीन दिस इज द कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोल सकता हूं मैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यही बताया गया मुझे, राइट। तो वैसे केस में मैं लिखूंगा के एफ इंटू ए की पावर क्या बेटा, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एम मस्ट बी इक्वल टू के बी इंटू सी की पावर पी इंटू डी की पावर क्यू, डी की पावर क्यू। अब यहां से अगर मैं इसको नीचे डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा बेटा, तो इससे आ जाएगा के एफ बाय के बी मस्ट बी इक्वल टू सी की पावर पी इंटू डी की पावर क्यू डिवाइड बाय ए की पावर एन इंटू बी की पावर एम। और इस तरह से इसी के एफ बाय के बी को हम लोग बोलते हैं बेटा के सी, क्योंकि ये सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज के सी। के सी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो के सी इज इक्वल टू सी की पावर पी इंटू डी की पावर क्यू डिवाइड बाय ए की पावर एन इंटू बी की पावर एम। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया कि केसी क्या होता है। यहाँ पर केसी क्या है बेटा, तो केसी इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज व्हाई हमने यहाँ पर के सी लिखा है। सी का क्या मतलब है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब यहाँ पे हमने पहला रिलेशन को एस्टैब्लिश किया। अब आप देख सकते हो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट है वो डिपेंड करेगा पी क्यू एन और एम के ऊपर, राइट। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो ये पूरे किस पर डिपेंड कर रहा है, पी क्यू एन और एम पर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पी क्यू एन और एम का यूनिट क्या है, आई मीन पी क्यू एन और एम की वैल्यू क्या है। तो अगर कोई पूछेगा यूनिट ऑफ केसी क्या होगा, अगर कोई पूछेगा यूनिट ऑफ केसी क्या होगा, तो यूनिट ऑफ केसी हो जाएगा, यूनिट ऑफ केसी क्या होगा, तो यूनिट ऑफ केसी हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो केसी होता क्या है, तो केसी होता है कॉन्सेंट्रेशन की पावर पी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ही है की पावर, यूनिट की बात कर रहा हूं तो सारे कॉन्सेंट्रेशन लिख चलता हूं मैं, क्यू डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर एम। अब सारे कॉन्सेंट्रेशन है तो 100% है, कॉन्सेंट्रेशन को आप ये ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, आई मीन सारे के सारे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो P प्लस क्यू माइनस एन प्लस एम। और ये P प्लस क्यू क्या होता है, तो P प्लस क्यू इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड N प्लस एम इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो अगर याद रखना बेटा, अगर सारे के सारे गैसियस हैं तो यहाँ पर डेल्टा N जो होता है ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। और यहां पर अगर दोनों को मैं माइनस कर रहा हूं तो मतलब हो गया ये आ गया डेल्टा एन, यही होता है डेल्टा एन। और अगर ये गैसियस है तो हम लोग डेल्टा एन जी भी लिख सकते हैं इसको, राइट। तो डेल्टा एन या डेल्टा एन जी लिख सकते हैं, सारे के सारे गैसियस हैं। तो यहां से आ जाएगा यूनिट ऑफ केसी हो जाएगा, यूनिट ऑफ केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एन। अब ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, ये हो जाएगा मोल की पावर डेल्टा एन इंटू लीटर की पावर माइनस डेल्टा एन। इस तरह से हम लोग आराम से यूनिट डिफाइन करते हैं केसी का, वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे मान लो कोई पूछा
ये बताओ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ Kc फॉर N2 plus 3H2 gives 2NH3, क्या होगा यूनिट? तो मैं बोलूंगा यहाँ पर N2 plus 3H2 ये सब के सब गैसेस ले लिया मैं, तो वैसे केस में मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ व्हाट इज डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी इक्वल टू 2 माइनस 3 प्लस 1 4, ये आ गया -2। तो वैसे केस में जो मेरा यूनिट होगा वो होगा यूनिट ऑफ Kc इज इक्वल टू, अब मोल की पावर डेल्टा एन तो मोल की पावर -2 राइट, इनटू लीटर की पावर माइनस डेल्टा एन तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2, ये हो गया मोल -2 लीटर +2, ये है इसका यूनिट फॉर केसी राइट। तो इस तरह से हम केसी का यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं अगर हमें मोल्स का एग्जैक्ट पता है। तो एग्जैक्ट मोल अगर पता है तो हम लोग यूनिट भी बात आराम से कर सकते हैं, यूनिट ऑफ केसी की बात भी कर सकते हैं। तो अब केसी हमने सीख लिया कि केसी कैसे निकालना होता है और केसी का यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। और यहां पर केसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उनके टर्म्स में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब हमारे पास लेट्स सपोज कोई गैसियस प्रोडक्ट भी है राइट, या कुछ भी ऐसा है जो गैसियस अंदर में प्रेजेंट है, तो वैसे केस में हम उनका केपी भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये है कि हम लोग केसी को केपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैसे केस में सर क्या करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो लिखेंगे हेडिंग रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी और रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ये केपी एंड केसी का रिलेशन क्या होगा, तो हम लोग 1 to 1 देखते हैं। हमने अभी जस्ट लिखा है कि के जो सी था, के सी इक्वल टू था तुम्हारा जो सी की पावर पी थी और पी की पावर डी की पावर क्यू था, उसके बाद ए की पावर एन था और ए की पावर एन था और जो बी था उसका पावर एन था राइट। अब हमें पता है अगर ये गैसियस हैं तो हम वहां पर आइडियल गैस इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। और जब हमने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज किया तो हमने क्या देखा कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होने से यहाँ पे जो प्रेशर था वो इक्वल हो गया एन बाई वी इंटू आर टी के राइट। और फिर जब हमने यहाँ पर एन बाई वी इक्वल टू आर एन बाई वी आर टी किया तो यहाँ से आ गया पी इक्वल टू सी आर टी और इससे आ गया बेटा C इक्वल टू P बाय आर टी। यहाँ पे P क्या है तो प्रेशर है, R क्या है तो गैस कांस्टेंट है, T क्या है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल है और C क्या है कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर हमने P बाय आर टी रिप्लेस कर दिया तो 1 to 1 हम लोगों को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की जगह पर P बाय आर टी भी लिख सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की जगह पर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ C डिवाइड बाय R इंटू टी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर तो सबके लिए सिमिलर होगा क्योंकि रिएक्शन कंडीशन सेम है। सिमिलर फैशन में D की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं पी डी बाय आर टी, वेयर दिस पी डी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ D। और यहां पर लिख सकते हैं A की जगह पर कि A इक्वल टू पी ए बाय आर टी, वेयर दिस पी ए इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ A। एंड हम लोग यहां पर लिख सकते हैं B की जगह पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की जगह पे पी सी बाय आर टी, वेयर दिस पी सी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ C। अब अगर हमने सारी वैल्यूज को वहां सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास जो नेट इक्वेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि केसी इक्वल टू आ जाएगा पीसी की पावर पी इंटू पीडी की पावर पीडी की पावर क्यू डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास पी ए की पावर एन और पी बी की पावर एम। और उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा आर टी की पावर ए प्लस आर टी की पावर एन प्लस एम माइनस पी प्लस क्यू। ये हमारा नेट इक्वेशन आएगा राइट। जब हमने सारे वैल्यूज को प्लेस किया, आप लोग अपने खुद से करके देख लेना, बिल्कुल यही वैल्यू आएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा था तो हमने उसको केसी लिखा, वैसे यहाँ पर ये पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, तो हम इसको लिख सकते हैं केपी राइट। और केपी लिख दिया और आरटी की पावर हो गई तुम्हारे रिएक्टेंट का मोल माइनस प्रोडक्ट का मोल, दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा एन जी। और हमने ये मान रखा है सारे के सारे प्रोडक्ट क्या हैं और रिएक्टेंट क्या हैं, गैसियस हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ हमने सबके कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे पार्शियल प्रेशर का टर्म लिखा है और पार्शियल प्रेशर जो होगा वो मात्र गैसियस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का ही डिफाइन होगा। तो वैसे केस में हम ऐसा लिख सकते हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि ए बी सी डी सारे के सारे क्या हैं, गैसियस हैं राइट। तो यहां से ये रिलेशन आ गई कि केपी इक्वल टू हो गया के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ये तुम्हारा नेट प्रोडक्ट नेट रिलेशन आ गया बिटवीन के सी एंड के पी।
राइट। और अब हमें 1:1 Kp के बारे में बात करना है, तो Kp इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और अगर मैं बात करूं कि Kp कहां डिफाइन होगा, तो Kp डिफाइन होने के लिए मिनिमम एक तुम्हारा गैसियस होना जरूरी है रिएक्शन के अंदर। तो इसमें लिखेंगे एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मस्ट बी गैसियस, तभी हम Kp डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम Kp डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और कोई भी कंपोनेंट जो है वो इक्विलिब्रियम में सॉल्यूशन फेज में नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी कंपोनेंट जो है वो सॉल्यूशन फेज में नहीं होना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास सॉल्यूशन फेज आ गया तो वहां पर Kcp डिफाइन होगा, राइट। तो वैसे केस में हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है Kp को डिफाइन करने का। तो सबसे पहला है एनी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एनी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ either reactant or product, either reactant or product must be gaseous, ये पहला है कंडीशन, क्योंकि प्रेशर पार्शियल प्रेशर गैस का ही डिफाइन होता है। और दूसरा नो कंपोनेंट मस्ट बी इन द इक्विलिब्रियम, आई मीन सॉल्यूशन फेज, नो कंपोनेंट मस्ट बी इन सॉल्यूशन फेज। मतलब सॉल्यूशन फेज अगर आ गया तो फिर वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन फेज अगर हमारे पास सॉल्यूशन आ गया तो वैसे केस में हम Kcp डिफाइन करते हैं। तो अगर सॉल्यूशन फेज आ गया तो हम Kp डिफाइन नहीं कर पाएंगे, हमें Kcp डिफाइन करना पड़ेगा। तो नो कंपोनेंट ऑफ इक्विलिब्रियम शुड बी इन सॉल्यूशन फेज, और इफ इट इज प्रेजेंट, इफ solution phase is present, then we define Kcp। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास सॉलिड एंड गैस का इक्विलिब्रियम है तो वैसे केस में आप आराम से Kp डिफाइन कर सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ सॉलिड के लिए तो ऐसा कोई पार्शियल प्रेशर नहीं है, लेकिन गैस के लिए पार्शियल प्रेशर यूज करके हम Kp डिफाइन कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो मेरे पास ऐसा रिएक्शन है जहां पर कि एक्वस भी प्रेजेंट है, अगर सोल्यूशन फेज भी प्रेजेंट है, तो सोल्यूशन फेज के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन कर देंगे और हम गैसियस फेज के लिए प्रेशर डिफाइन कर देंगे, और इस तरह से हम Kcp के टर्म्स में रिएक्शन को लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अगर मान लो मेरे पास यहां पर लिखा है NH2COO NH4, अब ये तुम्हारा सॉलिड है, राइट। और जब हमने इसको ब्रेक करा थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू तो हमारे पास आया कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस था, और साथ में आया मेरे पास ये सॉलिड है, और साथ में आया अमोनिया क्या है बेटा, तो अमोनिया तुम्हारा 2 मोल बनेगा यहाँ पर, जो एक गैस है। तो वैसे केस में अगर मैं यहाँ पर Kp डिफाइन करना चाहूं तो चूंकि वन ऑफ द कंपोनेंट मस्ट बी इन गैसियस फेज, तो वी कैन हैव हियर 2 कंपोनेंट इन द गैसियस फेज। तो वैसे केस में जो Kp डिफाइन होगा वो प्रोडक्ट का जो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर है, तो PCO2 इंटू P अमोनिया का होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं अपन, होल स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं बेटा, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट जो है वो अमोनिया का 2 दे रखा है। तो वैसे केस में हम होल स्क्वायर भी आराम से इसका कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट जो है वो पावर बन के रह जाता है, और सॉलिड कंपोनेंट हम इसमें नहीं लेंगे Kp डिफाइन करते इसमें। लेकिन वेयरएज अगर मान लो मेरे पास A प्लस मान लो लिखा हुआ है Na+Mb, जो सेम रिएक्शन था मेरा, उसी रिएक्शन में मैंने फेजेस चेंज कर दिए, इज इक्वल टू Pc बना दिया मैंने, आई मीन फॉर्म Pc बना दिया। तो वैसे केस में मान लो ये एक्वस फेज में है, ये गैसियस है, और ये तुम्हारा फिर से गैसियस है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अब यहाँ पर एक्वस फेज आ चुका है, सोल्यूशन फेज आ चुका है, तो मैं यहाँ पर अब Kp डिफाइन नहीं करूंगा, मैं डिफाइन करूंगा Kcp, और Kcp जो होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर P हो जाएगा डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर M हो जाएगा, और इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर, नहीं पार्शियल प्रेशर तो नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ एक्वस है, तो वैसे केस में चूंकि हमें यहाँ पर एक्वस में हम PV इक्वल टू nRT नहीं लगा सकते हैं, तो वैसे केस में हम यहाँ लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर क्या हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर N हो जाएगा। और इस तरह से हमने इसका Kcp डिफाइन कर दिया। Kcp क्या होता है, तो जहां पर कॉन्सेंट्रेशन भी हो और प्रेशर भी हो, तो
तो हम वहां पे क्या लिखते हैं बेटा, KCP लिखते हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोग KCP डिफाइन कर सकते हैं। अब आप समझेंगे ध्यान से, तो यहां पर KCP कहां आया, समझ में आ गया। तो KCP वहां आएगा जहां पर तुम्हारा सोल्यूशन फेज दे रखा है। KP कहां आएगा, जहां पे एटलीस्ट वन गैसियस है। और KC कहां आएगा, जहां पे तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में आप सबको डिफाइन कर सकते हो। एक बात और याद रखेंगे, अगर मान लो कोई हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, लेट्स सपोज मेरे पास दे रखा है CaCO3 और इसको हमने बर्न किया थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू, हमने बनाया CaO प्लस CO2। तो वैसे केस में अगर हेट्रोजीनियस रिएक्शन का मुझे KC लिखना है, तो वैसे केस में मैं क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा KC इज इक्वल टू CO2, राइट, CO2, राइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। ये सिंपली लिख दोगे, आंसर आपका सही हो जाएगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना, यहां पर कैसे करके ये पहुंचते हैं यहां तक, तो बेसिकली पहले K लिखा जाता है और K इक्वल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3। अब ये जो CaO और CO2 है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, CaO और CaCO3 है, दोनों के दोनों क्या हैं, सॉलिड हैं। तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट माना जाता है। और यहां पर अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो K इक्वल टू हो गया, लेट्स सपोज नया कांस्टेंट K1 इंटू CO2 डिवाइड बाय क्या, नया कॉन्सेंट्रेशन K2 लिख दिया मैंने, राइट, क्योंकि नया कॉन्सेंट्रेशन जो हमने लिखा है CaCO3 का, दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो वैसे केस में हम क्या लिख सकते हैं, वैसे केस में हम ये लिख सकते हैं कि भाई साहब ये जो नया कॉन्सेंट्रेशन हमने लिखा है ये भी एक कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है, तो हमने इसको K2 लिख दिया। अब इसके बाद जब हम सारे के सारे कांस्टेंट को एक जगह लेके जाएंगे, तो मतलब हो गया K इंटू K2 डिवाइड बाय K1 दैट मस्ट बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम। और ये सारे के सारे कांस्टेंट जब एक साथ मिल जाते हैं तो इसी नए कांस्टेंट को हम लोग KC का नाम देते हैं, जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से हम लोग KC लिख सकते हैं किसी हेट्रोजीनियस रिएक्शन का। तो क्या बताया जाता है कि अगर कभी भी तुम्हारे पास रिएक्शन आ जाता है, लेट्स सपोज जो ऊपर में लिखा, या एक रिएक्शन ये वाला है कि NH4HS ब्रेक होता है और देता है H2S प्लस अमोनिया। तो वैसे केस में अगर कोई बोलेगा ये भी तुम्हारा हेट्रोजीनियस सॉलिड है, ये तुम्हारा गैस है और ये तुम्हारा गैस यहाँ पर रिएक्शन में है, तो वैसे केस में अगर कोई बोलेगा व्हाट इज KC, तो लोग क्या करते हैं, सीधा लिख देते हैं H2S कॉन्सेंट्रेशन इनटू अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय NH4HS कॉन्सेंट्रेशन। और कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन को, जो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन है, इसको 1 लेके चलो, इसको 1 ले लो तो तुम्हारा नेट वैल्यू जो है वो KC की आ जाएगी, दैट इज H2S इंटू NH3, राइट, ये आ जाएगा नेट KC। अब ये एक शॉर्टकट है लिखने का कि NH4HS को 1 मान के, लेकिन सच्चाई क्या है, तो सच्चाई ये है कि जब तक सारे कांस्टेंट एक जगह पे नहीं आ जाए तब तक KC डिफाइन नहीं करेंगे। तो वैसे केस में यहां पर जो हमने ये जो KC डिफाइन किया नथिंग बट K है, और ये एक नया कांस्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है। तो वैसे केस में जब ये K इंटू ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तभी वो KC का रूप कहलाता है, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे बेटा कि जब KC बनता है तो वैसे केस में हमारा जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट जो है 100% सारे कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट है, वही कांस्टेंट क्या है, तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन है। तो इसीलिए अगर कभी भी 1 प्लेस किया गया तो समझ जाना कि ये नथिंग बट एक जुगाड़ है, जो हमें बताया गया कि सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन को 1 ले लेंगे ताकि तुम्हारा जो नेट एक्सप्रेशन है KC का वो वही आए जो आना चाहिए। बट ऑल दो सच्चाई क्या है, सच्चाई ये यहाँ पर K लिखेंगे, यहाँ पे नया कांस्टेंट और उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक नया कांस्टेंट आएगा दैट विल बी योर कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया, क्या हमने डिफाइन कर दिया तुम्हारा हेट्रोजीनियस रिएक्शन के अंदर कैसे हम KC को डिफाइन करेंगे। अब एक और नया कांस्टेंट हम डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं KX, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से डिनोट करते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज KX। अब यहां पर x के टर्म्स में, KX के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो हमने अभी जस्ट लिखा था KP इक्वल टू क्या था बेटा, तो KP इक्वल टू आया था तुम्हारा P की पावर प्रेशर ऑफ C की पावर P इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर Q, अगर याद हो आपको जो मैंने अभी प्रूव किया था फॉर होमोजेनियस रिएक्शन, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर क्या बेटा, तो A की पावर N और पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर M, यही लिखा था हमने।
अब यहां पर अगर हम देखें तो डाल्टन्स लॉ बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन होता है। अगर आपको याद हो, कभी आपको पढ़ाया गया है, तो वैसे केस में मैंने जो ये केपी डिफाइन किया है, दैट इज फॉर Na प्लस एमबी गिव्स पीसी प्लस क्यूडी, राइट। हमने इसके लिए डिफाइन किया हुआ ये केपी क्यूडी, और यहां पर सारे के सारे मैं क्या लेके चल रहा हूं, गैसियस लेके चल रहा हूं। ये भी गैसियस, ये भी गैसियस और ये भी गैसियस। तो वैसे केस में अगर एक कंटेनर के अंदर ये सबके सब प्रेजेंट हैं, तो वैसे केस में बच्चा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जो ए का होगा वो नथिंग बट क्या होगा, तो मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल, राइट। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, तो मोल ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। सिमिलरली मोल ऑफ सी क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या होगा, तो मोल ऑफ सी डिवाइड बाय टोटल मोल। और मोल फ्रैक्शन ऑफ डी क्या होगा, तो मोल ऑफ डी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर अपन मोल के टर्म्स में मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। और जब एक बार मोल फ्रैक्शन डिफाइन हो गया तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, तो एज पर डाल्टन्स लॉ, राइट, डाल्टन्स लॉ क्या होता है, तो डाल्टन्स लॉ बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। यही बोलता है कौन, डाल्टन्स बोलता है, राइट। गैसियस फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा, अगर मैं उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही क्या हो जाता है तुम्हारा, वही तुम्हारा पार्शियल प्रेशर बन जाता है। तो यहां पर अगर मैंने पार्शियल प्रेशर की जगह पर क्या लिख दिया, यही वाला फॉर्मूला डाल दिया, तो मान लेते हैं टोटल प्रेशर P है, तो Kp इक्वल टू हो जाएगा टोटल प्रेशर P इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C की पावर P, राइट, इंटू टोटल प्रेशर P इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ D की पावर Q, डिवाइड बाय टोटल प्रेशर P इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A की पावर N, और टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B की पावर M। अब यहां पर अगर हम सारे टोटल प्रेशर को बाहर कर ले तो ये आ जाएगा तुम्हारा P की पावर P इंटू Q की पावर P की पावर Q डिवाइड बाय P की पावर N इंटू P की पावर M, और अंदर में यहां बच जाएगा तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ C की पावर P इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ D की पावर Q डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A की पावर N इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B की पावर M, राइट। अब अगर अपन देखें तो ये क्या है, सारे के सारे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो आपको पता होगा जब बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट, तो पावर हो जाता है ऐड। तो तुम्हारा पावर हो गया ऐड, तो यहां पर हो गया P प्लस Q माइनस N प्लस M, राइट, N प्लस M। ये तो हो गया तुम्हारा प्रेशर के ऊपर, ये प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर, इनटू क्या हो गया बेटा, तो इनटू मोल फ्रैक्शन की ऑफ C की पावर P इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ D की पावर Q डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ B की पावर M और मोल फ्रैक्शन ऑफ A की पावर N। अब अगर देखा जाए तो जब ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में सिमिलर एक्सप्रेशन आया था तो वी कॉल इट एज Kc। जब ये पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में सिमिलर एक्सप्रेशन आया था तो वी कॉल इट एज Kp। वेयर एज यहां पर ये मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में सिमिलर एक्सप्रेशन आ रहे हैं तो व्हाट वी कॉल इट एज Kx। तो यहां पर ये Kx हो गया। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं आराम से कि यहां पर हो गया ये नथिंग बट कि प्रेशर, टोटल प्रेशर की पावर डेल्टा Ng, बिकॉज हमें पता है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट इज नथिंग बट डेल्टा Ng, चूंकि हम गैसियस में सारा का सारा ले रहे हैं, और इनटू क्या हो गया बेटा, तो इनटू हो गया तुम्हारा Kx, राइट। ऐसे नहीं, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू P की पावर डेल्टा Ng इंटू क्या हो गया बेटा, Kx हो गया, राइट। अब ये कहां से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है Kp से, तो वी कॉल कि Kp इज इक्वल टू Kx इंटू और P की पावर डेल्टा Ng इंटू Kx, और इससे आ गया Kx इक्वल टू Kp इंटू P की पावर टोटल प्रेशर की पावर माइनस डेल्टा Ng। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kx एंड Kp। अब हम चाहें तो Kp को फर्दर और तोड़ सकते हैं Kc के टर्म्स में, ताकि हम Kx और Kc में भी रिलेशन निकाल ले। तो हमें पता है ये Kp क्या होता है, तो Kp होता है Kx इक्वल टू हो गया, Kp क्या होता है बेटा, तो Kp होता है Kc RT की पावर डेल्टा Ng, राइट। यही हमने प्रूव किया है पिछले वाले एक्सप्रेशन में। देखो हमने प्रूव किया हुआ यहां पर कि Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। तो मैं यही वाला एक्सप्रेशन यहां पे प्लेस करता हूं, तो व्हाट वी गेट, तो वी गेट Kc RT की पावर डेल्टा Ng इनटू P की पावर माइनस डेल्टा Ng।
और इस तरह से हमारा नेट एक्सप्रेशन, नेट रिलेशन आ गया बिटवीन Kx एंड Kc। तो ये सारे रिलेशंस हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली पूछ चले जाएं और आपको वहां पर डिराइव करने का टाइम नहीं होगा, तो आपको ये वाला डेरिवेशन अगर याद हो या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला याद हो तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो Kc और Kx में रिलेशन आ गया, Kp और Kx में रिलेशन आ गया, लेकिन कंडीशन क्या है यहां पर हर जगह कि जो मैंने डेल्टा Ng यूज किया है वहां पे ध्यान रखेंगे कि हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे होमोजेनियसली गैस प्रेजेंट हैं, राइट, तभी हम उसको बोल सकते हैं, अदरवाइज हम इस तरह से रिलेशन यूज नहीं कर सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन जो तुम्हारे एग्जाम्स में पूछा जाता है वो जनरली क्या होते हैं, होमोजेनियस सिस्टम से होते हैं, जो Kp, Kc, Kx के बीच में रिलेशन पूछा जाता है। तो वैसे केस में आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो अगर सारे के सारे गैसेस दे रखे हैं तो। अदरवाइज अगर मान लो एक सॉलिड प्रेजेंट है, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम हो गया, तो उसके लिए कैसे डील करेंगे, तो उसके लिए डील कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि कैसे करके डील करना है उसको। सिमिलरली अगर मान लो तुम्हारा अगर Kp निकालना हो हेटेरोजेनियस सिस्टम में तो कैसे डील करेंगे, और Kp कहां पे डिफाइन होता है इसके बारे में मैंने बता दिया है कि एनी ऑफ द कंपोनेंट आइदर ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मस्ट बी व्हाट, गैसियस, और दूसरा क्या बताया, नो कंपोनेंट मस्ट बी इन द सॉल्यूशन फेज। क्यों, क्योंकि मस्ट बी इन सॉल्यूशन फेज, क्यों बेटा, इसीलिए क्योंकि अगर सोल्यूशन फेज में डिफाइन हो गया, आई मीन सोल्यूशन फेज में कुछ चीज आ गया, तो वहां पर हम Kp डिफाइन नहीं कर सकते, वहां पर हम Kcp डिफाइन करेंगे। ये देखो सॉलिड का क्या होता है ना, सॉलिड को तो आप इग्नोर कर देते हो कॉन्सेंट्रेशन वाइज भी और प्रेशर वाइज भी, लेकिन आप लिक्विड को, एक्वस को, जो सोल्यूशन फेज है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ होगा और उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज भी होता है टाइम के साथ, राइट। आपको पता होगा कि हम अगर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो डिफाइन होता है और चेंज भी होता है, वेयर एज अगर मैं सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन लूं तो वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है। और प्रेशर तो उसका हम लोग इग्नोर ही करके चलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर वो एज सच वॉल पे एग्जस्ट नहीं करता है, ठीक है।